नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग यूट्यूब चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। जीजीडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए साथियों, अपन पढ़ रहे थे टेंस, और जिसमें जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब से। हिंदी ट्रांसलेशन भी अपन पढ़ेंगे, चिंता मत कीजिए, वो अपन पढ़ेंगे। जो एक अलग से चैप्टर दे रखा है कि कॉमन सेंटेंस जो है उसका हिंदी से जो इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा जाएगा, वहां पे अपन वापस इनको डिटेल में हिंदी ट्रांसलेशन वहां पे पढ़ेंगे। तो अपन ने जो पढ़ रहे थे साथियों, वो प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था, पास्ट कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे फ्यूचर, और फ्यूचर में सिर्फ एक टेंस पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसे फ्यूचर सिंपल भी कहते हैं। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हर बार मैं पढ़ाता हूँ, हर बार बोलता हूँ कि इनडेफिनिट जो है इसे ही क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है सिंपल। क्या नाम है? सिंपल। तो इसे अपन सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं, फ्यूचर सिंपल। इनडेफिनिट का मीनिंग होता है अनिश्चित। इसमें टाइम जो होता है वो अनिश्चित होता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इनडेफिनिट टेंस। सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक मतलब ये सहायता करती है, किसकी करती है? तो जो मुख्य जो क्रिया होती है, जो मेन वर्ब जो होती है, उसकी ये हेल्प करती है, इसीलिए उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो होगी सेल और विल। सेल का जो प्रयोग किया जाएगा वो किया जाएगा फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? तो आई और वी। बाकी जितने भी होते हैं, यू, सी, इट, दे, वी, या कोई भी नाम है, राम, श्याम, ये सब होते हैं थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन में बाकी सारे। तो जो फर्स्ट पर्सन है यानी कि आई और वी जो है, उनके साथ में यूज होगा सेल का, आई और वी के साथ में। बाकी जितने भी है सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन, इन सबके साथ में यूज होगा अपना विल। क्या आएगा? विल। फिर देखिए, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब। अब मेन वर्ब पे आते हैं। तो देखिए, ये सेल फर्स्ट पर्सन के साथ, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ये देखिए विल विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, ये बाकी सारे जितने भी है ये थर्ड पर्सन है। क्या है? थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे जो मुख्य क्रिया आएगी, मेन वर्ब का मतलब होता है मुख्य जो क्रिया आएगी, वो आएगी अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए, प्रेजेंट सिंपल था, उसमें भी मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस। फ्यूचर इंडेफिनिट है, नहीं फ्यूचर सिंपल है, इसमें भी मुख्य क्रिया आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ पास्ट जो सिंपल अपन ने पढ़ा था, उसमें जो मुख्य क्रिया थी, जो मेन वर्ब थी, वो थी वहां पर पास्ट टेंस फॉर्म, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये आप दोनों में डिफरेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए, एग्जाम्पल है किसका? फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो आई शैल कम अगेन। तो यहाँ पे देखिए आई है, क्या लिखा हुआ? आई। और आई आता है फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज होता है सेल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये कम जो है वो वैसा का वैसा आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कम। तो ये क्या हो गया? आई शैल कम अगेन, मैं वापस आऊंगा। हिंदी में पीछे गा मिलेगा। ये तो था टेंस से संबंधित कुछ इंफॉर्मेशन। अपना जो प्रश्न बनेगा वो करेक्ट फॉर्म से बनेगा, जो स्टार्ट होगी यहां से। तो देखिए, फर्स्ट जो यूज है करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब का, वो है देखिए टू शो फ्यूचर टाइम विथ टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, एटसेट्रा। अगर आपको सेंटेंस में क्या देखने को मिल जाए? टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला, कल। नेक्स्ट डे, अगला दिन। नेक्स्ट का मतलब क्या होता है? आने वाली। अपनी नेक्स्ट क्लास जो है वो रिपोर्टेड स्पीच की रहेगी। तो नेक्स्ट मतलब आने वाली, ठीक है। और लास्ट का मतलब क्या होता है? जो चला गया है। लास्ट क्लास अपने उसकी ली थी, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट का मतलब ये अगला होता है, मतलब आने वाली, और आने वाला है तो फ्यूचर टेंस में आएगा वो। फिर देखिए, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर। इसको आपको याद रखने की कोई ट्रिक है नहीं, इजी है, याद हो जाएगा। दो ही शब्द याद रखने हैं। एक तो याद रखना है टुमारो, और एक याद रखना है नेक्स्ट। टुमारो, नेक्स्ट, ये दो वर्ड याद रखने हैं बस। टुमारो से हो जाएगा टुमारो। बाकी जितने भी शब्द हैं जिनके भी आगे नेक्स्ट लगा हुआ है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, तो समझ जाना कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वहां पर यूज होगा। देखिए एग्जांपल,
राम ब्लैंक टुमारो, यहाँ लिखा हुआ गो। सबसे पहले तो इसको देख लो, टुमारो आ गया, फ्यूचर सिंपल का यूज करना है, ये देखिए टुमारो, यहाँ पे गो लिखा हुआ है, तो अपने को पता वर्ब की मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, ई एस यहाँ पर नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। राम है यहाँ पर थर्ड पर्सन है, तो अपने को यहाँ यूज करना पड़ेगा विल। अगर यहाँ पर आई और वी में से कुछ होता तो अपन ऊपर यूज करते थे सेल। तो राम विल और फिर यहाँ पे हो जाएगा गो का गो। वर्तमान मॉडल इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन के साथ में वैसे विल का यूज कर सकते हैं, रॉन्ग नहीं है, लेकिन अपन जो है वो तथ्यों के हिसाब से पढ़ेंगे। ये फर्स्ट यूज था, नॉर्मल यूज था, बिल्कुल इजी। देखिए सेकंड जो यूज है वो है टू शो प्योर फ्यूचर, यानी और सिंपल फ्यूचर। देखिए प्योर फ्यूचर को बताने के लिए, प्योर फ्यूचर का मतलब होता है वाक्य को देख के आपको पता चल जाएगा कि ये किस में लिखा हुआ है, ये फ्यूचर में लिखा हुआ है, उसे बोलते हैं प्योर फ्यूचर। कैसे होगा देखिए एग्जांपल, ही ब्लैंक बी 30 नेक्स्ट ईयर, वह जो है अगले साल, देखिए अगले साल जो है वो 30 साल का हो जाएगा। तो यहाँ पे तो वैसे एक वर्ड भी दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर, और इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि टुमारो या फिर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, उनके साथ में फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज होता है। तो इसमें तो वैसे नेक्स्ट ईयर दे रखा है, तो उससे अपन तुलना करके यहाँ पे वैसे अपन क्या बदल लेंगे, फ्यूचर सिंपल ही लिखा हुआ है तो सीधा बदल लो विल, क्या आ जाएगा विल, और ये लिखा हुआ है यहाँ पे बी, बी की फॉर्म ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म के रूप में यूज आ गई। तो ही विल बी 30 नेक्स्ट ईयर, अगले साल जो है वो 30 साल का हो जाएगा। तो ये तो नेक्स्ट ईयर से अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य है, फ्यूचर सिंपल का है, फ्यूचर सिंपल का है। लेकिन देखिए प्योर फ्यूचर को कैसे देखेंगे, तो प्योर फ्यूचर के देखने के लिए ये एग्जांपल देखिए, आई अराइव इन द मॉर्निंग, मैं जो है मॉर्निंग में आऊंगा। इसको क्या पढ़ोगे, ये बात जो है आज की गई है कि मैं कल सुबह आऊंगा या फिर मैं कल इवनिंग में आऊंगा। तो देखिए मॉर्निंग है, मतलब अभी जो है वो मॉर्निंग आई नहीं है, जो बीती हुई है उसकी बात नहीं हो रही है, प्योर फ्यूचर की बात हो रही है, जो नेक्स्ट जो आने वाली जो मॉर्निंग है उसकी बात की जा रही है। इसका कैसे पता चलेगा, तो देखिए यहाँ पर अराइव लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, अराइव होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, तो अपन यहाँ पे क्या भरेंगे, यहाँ पे आई के साथ में क्या आएगा, विल, और सेल में से आई के साथ में आएगा यहाँ पर सेल, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट पर्सन जो होता है आई और वी, उनके साथ में सेल, बाकी जितने भी हैं उन सब के साथ में अपने को यूज करना है विल। तो आई सेल अराइव इन द मॉर्निंग, अब ये हो गया देखिए अपनी हेल्पिंग वर्ब सेल, और ये हो गई अपनी मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बाकी किसी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं होता, सिवाय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज की जाती है, लेकिन वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो डू और डज जाती है, ठीक है। लेकिन उसका भी ज्यादातर यूज किस में होता है, इंट्रोगेटिव में होता है। तो यहाँ पे वैसे ही पता चल जाएगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, आगे अपने को विल और सेल का यूज करना है, और किसके अकॉर्डिंग करना है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। यहाँ पे आई है तो सेल कर दो, बाय द वे मान लो यहाँ पे ही होता तो अपन ही क्या कर देते यहाँ पर, तो अपन यहाँ पर कर देते विल। इंपॉर्टेंट रहेगा ये वाला प्रश्न बनेगा इसमें से। अगर फ्यूचर टेंस में वैसे प्रश्न लगभग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में बहुत कम पूछे जाते हैं, पूछा जाता है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर में अगर बाय द वे पूछा गया तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए टू शो कलर्ड फ्यूचर, कलर्ड फ्यूचर का मतलब यहाँ पे रंगों से नहीं है लाल पीले हरे, कलर्ड फ्यूचर का मतलब है रंजित भविष्य। क्या होता है, रंजित फ्यूचर का मतलब भविष्य। तो रंजित भविष्य को दिखाने के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर सिंपल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको 4 प्रकार के जो शब्द हैं वो याद रखने हैं, उसका सेंस आपको सेंटेंस में मिलेगा। ये शब्द आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। मतलब एक तो होगा विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा, किसी भी चीज को जो करने की इच्छा होती है ना, कि मुझे ये जॉब करना है, मतलब ये क्या है, ये मेरी इच्छा है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस है जो विलिंगनेस को बता रहा है या फिर किसी प्रॉमिस को बता रहा है। प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना कि मैं तुमसे कल मिलने के लिए आऊंगा, तो ये क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया। या फिर उसमें डिटर्मिनेशन दे रखा है, डिटर्मिनेशन का मतलब होता है साथियों दृढ़ निश्चय। क्या होता है, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन दे रखा है। या फिर उसमें कोई ना कोई थ्रेट दे रखा है, क्या दे रखा है, थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है धमकी। क्या होता है, धमकी, कि मैं तुम्हें देख लूंगा, आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा। तो अगर विलिंगनेस यानी इच्छा को बता रहा है, डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय को बता रहा है, थ्रेट यानी धमकी को बता रहा है, या कि प्रॉमिस यानी कि कोई वादा कर रहा है, तो वहां पे अपने को जो यूज करना है वो आएगा फ्यूचर सिंपल टेंस। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि ऊपर तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पर्सन जो है आई और वी,
उनके साथ शैल लगाना है और बाकी सबके साथ में विल। लेकिन ये जो कलर्ड जो फ्यूचर है, यानी कि यदि वाक्य में आपको विलिंगनेस देखने को मिल जाए, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट यानी धमकी होता है, थ्रेट का मतलब होता है धमकी, इसका मतलब होता है दृढ़ निश्चय। क्या होता है? दृढ़ निश्चय। इसी तरह से प्रॉमिस का मतलब वादा, और इसी तरह से विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा। क्या होता है? इच्छा। तो अगर ये चारों शब्द आपको सेंटेंस में ये शब्द लिखे हुए नहीं मिलेंगे, आपको सेंटेंस को देख के पता लगाना है कि इसमें विलिंगनेस है, देखकर आपको पता लग जाएगा। वो अपन एग्जांपल देखेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा। देखिए, जैसे भाव व्यक्त हो रहे हो तो वहां पे कलर्ड फ्यूचर में आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है जो ये है कि यहाँ पर देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ में विल का प्रयोग करना पड़ेगा। ऊपर मैंने आपको क्या बताया था कि फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी। उनके साथ में अपन क्या यूज करते हैं? फ्यूचर सिंपल में शैल का यूज करते हैं। लेकिन अगर इन सब में से कोई आ रहा है तो अपन वहां पे उल्टा यूज करेंगे। उल्टा से मतलब है फर्स्ट पर्सन जो है आई और वी, उनके साथ में अपन यूज करेंगे विल, न कि शैल। इसीलिए इंपॉर्टेंट है। जहां पे भी कोई चीज उल्टी हो जाती है तो समझ लो वो इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल चल रही है तो क्वेश्चन नॉर्मल थोड़ी पूछेगा, जो एडवांस लेवल के प्रश्न बनते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं। अपने दिमाग में क्या होता है कि फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, सीधा भर लो वहां पर शैल, देखे ही नहीं कि उसमें थ्रेट का सेंस आ रहा है या डिटर्मिनेशन का सेंस आ रहा है। तो फर्स्ट पर्सन के साथ में यूज करना है इसमें सिर्फ विल, और सेकंड और जो थर्ड पर्सन है उसमें यूज हो जाएगा इसका उल्टा मतलब शैल का। किसका यूज हो जाएगा? शैल का। देखिए एग्जांपल, आई ब्लैंक मीट यू, ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या भर दिया? शैल। तो ये सेंटेंस हो गया अपना रॉन्ग। अपने दिमाग में क्या आता है? फ्यूचर सिंपल का है, सीधा शैल भर दो, क्योंकि यहाँ पर आई दे रखा है और आई के साथ में क्या आता है? शैल। लेकिन देखो आई शैल मीट यू, पहले ये लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, पहले इसको पढ़ो। आई शैल ब्लैंक होगा मीट यू, मीट का मतलब होता मिलना, और आप किसी से मिलने जा रहे हो, इसका मतलब आपने उसको क्या किया था? प्रॉमिस किया था कि मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। तो प्रॉमिस को शो कर रहा है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल ना आकर के विल का यूज होगा। तो यहाँ पर जो आएगा साथियों वो आएगा अपना विल। क्या आएगा? विल। इसीलिए ये सेंटेंस कैसा है? इनकरेक्ट है। देखिए ये क्या, ये वापस लिखा आई विल मीट यू, मैं तुम्हें मिलने के लिए आऊंगा। तो आई के साथ क्या यूज करना? विल। किसके सेंस में? डिटर्मिनेशन, थ्रेट, प्रॉमिस और विलिंगनेस के अर्थ में। देखकर पता चल गया मीट का मतलब मिलना है, और मिलने के लिए कोई जा रहा है, इसका मतलब उसने उससे प्रॉमिस किया था, वादा किया था। देखिए नेक्स्ट, यू ब्लैंक डू इट, तुम इसे करोगे या तुम इसे कर सकते हो, करोगे, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है? डिटर्मिनेशन, उसका उसमें विश्वास है कि तुम इस कार्य को कर सकते हो, तुम्हें वो इच्छा शक्ति है, ठीक है ना, तुम्हें इस कार्य को करने के तुम में पोटेंशियल है। तो ये किसको शो कर रहा है? दृढ़ निश्चय को। दृढ़ निश्चय को बता रहा है कि तुम्हें ये कर सकते हो, तुम्हें ये करने का सामर्थ्य है। तो दृढ़ निश्चय को शो कर रहा है, तो इसमें आएगा जाएगा साथियों। देखिए यहाँ पर क्या लिखा अपन ने? सेल, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ? सेकंड पर्सन। और मैंने क्या बताया था कि सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल आता है, लेकिन इसमें उल्टा चलता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन के साथ विल, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में सेल। तो यू के साथ में सेल लगा हुआ, इसका मतलब ये अपना एकदम करेक्ट है। देखिए आई विल सी यू, यहाँ पर भी देखिए ये थ्रेट है। आई विल सी यू का मतलब ये होता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। देख लूंगा मतलब वो उसे क्या दे रहा है? धमकी दे रहा है। आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये क्या है? थ्रेट है, धमकी है। तो धमकी के अर्थ में जो यूज किया जाता है वो वहां पे यूज किया जाएगा विल का, फर्स्ट पर्सन के साथ में। तो यहाँ पे देखिए आई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिख दिया विल। ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगर ये नॉर्मल सेंस में वहां पर आएगा तो अपने दिमाग में क्या आएगा कि आई लिखा हुआ है, सीधा लिख दो यहाँ पर सेल। तो ये सेंटेंस हो गया अपना रॉन्ग। देखकर पता चल जाएगा, देखिए इनको देखकर पता चल रहा है आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, मतलब धमकी है। ये लिखे हुए आपको नहीं मिलेंगे, और लिखे हुए मिल गए तो बिल्कुल ईजी है, तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है। यू शैल डू इट, तुम इसे कर सकते हो, मतलब वो दृढ़ निश्चय को शो करा, तुम्हें वो करने की सामर्थ्य है। आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, मतलब उसने बोला था कि आऊंगा, मतलब ये प्रॉमिस को शो कर रहा है। तो आप सेंटेंस को देखकर आपको इनका अर्थ का अंदाजा लग जाएगा। सिर्फ यूज करना है उल्टा, ध्यान रखना ये। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा फ्यूचर के अंदर। नेक्स्ट जो यूज है वो है कंडीशनल सेंटेंस, यानी कि शर्त वाले वाक्यों में। शर्त वाले वाक्यों में कैसे? देखिए इन कंडीशनल क्लॉज का मतलब होता है साथियों की दो कार्य होता है, इसमें शर्त रखी जाती है। क्या रखी जाती है? शर्त रखी जाती है कि अगर तुम पढ़ाई करोगे तो तुम पास हो जाओगे, अगर तुम क्लास में फर्स्ट आओगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट लाकर दूंगा, अगर फर्स्ट आया तो गिफ्ट मिलेगा, फर्स्ट नहीं आया तो नहीं मिलेगा। इस प्रकार की शर्त वहां पर रखी जाती है, इसीलिए इन्हें शर्त वाले वाक्य कहा जाता है। यहाँ पर आपको जो देखने का मिलेगा सेंटेंस, वो इफ से शुरू होगा, यानी कि इफ क्लॉज वाला सेंटेंस दे रखा होगा। कौन सा सेंटेंस दे रखा होगा?
इफ क्लॉज वाला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इफ क्लॉज वाला जो सेंटेंस होगा उसमें जो टेंस होगा वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसके साथ में जो दूसरा जो क्लॉज होगा वहां पे अपने को यूज करना है फ्यूचर सिंपल जो अपन पढ़ रहे हैं यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। कैसे देखिए, इफ यू रन फास्ट यू विल विन। तो देखिए इफ से शुरू हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस जितने भी होते हैं उसमें 90% इफ से ही शुरू होंगे। इफ आई वर अ कंग, इफ आई वर अ किंग, इफ आई एम अ क्वीन, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो सब इसमें शुरू होते हैं, इफ से होते हैं, ज्यादातर एज इफ से होते हैं, एज इफ से होते हैं, एज दो से भी होते हैं कुछ, ठीक है। तो देखिए इफ यू रन फास्ट, अब यहाँ पे देखिए यू लिखा हुआ है और यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, मतलब यहां तक ये जो क्लॉज है इस वाले क्लॉज में यहाँ पे कौन सा टेंस है, ये टेंस है प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्योंकि इसकी पहचान क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, और यू के साथ में एस और ईएस नहीं लगता है। तो यू रन ये आ गया प्रेजेंट सिंपल। आपको देखना है कि इफ क्लॉज से शुरू हो रहा है, हाँ ठीक है, इसमें कौन सा टेंस है, बोले प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल है तो पीछे जो ब्लैंक है वहां पे अपने को विल सेल का यूज करना है। देखिए तो ये यू लिखा हुआ है और यू के साथ में अपने को कौन सा पता है कि विल का ही यूज किया जाता है, क्योंकि सेल का जो यूज है किसका, सेल का यूज किसके साथ होता है, फर्स्ट पर्सन के साथ में होता है। किसके साथ होता है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में कौन से आते हैं, एक तो आता है आई और एक आता है वी। सिर्फ जो कलर्ड जो फ्यूचर अपन ने पढ़े थे, जो रंजित भविष्य के जो सेंटेंस पढ़े थे वहां पे उल्टा हो गया था, वहां पे फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या यूज किया था अपन ने, विल, और बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में सेल, वो सिर्फ वही यूज होगा, इसीलिए वो महत्वपूर्ण था। लेकिन ये बाकी सब में वही चलेगा, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल, बाकी सबके साथ विल। तो देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या, आई और वी के साथ में आता है सेल, और यहाँ पे सेकंड पर्सन है इसीलिए आ जाएगा विल। तो इफ क्लॉज दे रखा है, इफ क्लॉज में आपको अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस मिल रहा है तो वहां पे यूज करना है अपने को फ्यूचर सिंपल, और ज्यादातर जो यूज करना पड़ेगा वो विल और सेल में से, जो आपको सब्जेक्ट को देखकर लगाना है। यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो सेल लगा दो, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है तो विल लगा दो। देखिए इफ से शुरू होने वाले उपवाक्यों में विल सेल का यूज नहीं होता है, मतलब जो इफ से शुरू होगा वहां पे अपने को विल सेल का यूज नहीं करना है। ये इफ से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे देखिए विल सेल का यूज नहीं किया हुआ है, यहाँ तक की बात हो रही है, ये वाले क्लॉज उपवाक्य की बात हो रही है, पूरे वाक्य की बात नहीं हो रही है। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है वहां पर आता है, कौन सा आता है, प्रेजेंट सिंपल, ये आइए देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसी तरह देखिए आई शैल कम एज सून एज आई एम फैट, ये भी देखिए दो उपवाक्य दे रखे हैं, एक तो है आई शैल कम ये वाला और दूसरा है आई एम फैट, और बीच में ये कंजक्शन के द्वारा जुड़े हुए हैं एज सून एज के द्वारा। तो देखिए यहां पर भी देखिए आई एम फिट, एम लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो यहां पर अपने को जो यूज करना है वो क्या आ जाएगा, सेल। ये इनका सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, ध्यान रखना, लेकिन आपको देखने को मिलेगा वहां पर एक तरफ प्रेजेंट सिंपल तो दूसरे में आपको यूज करना है वहां पर फ्यूचर। तो आई है फर्स्ट पर्सन इसीलिए उसके साथ में यूज किया है सेल। और ये जो कंडीशनल सेंटेंस दे रखा है, ये वाला जो सेंटेंस ये अपने को टाइम को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है, टाइम। कैसे देखिए, आई शैल कम एज सून एज आई एम फिट, जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तब मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। तो इसमें समय को बता रहा है, हो सकता है वो 4 दिन बाद स्वस्थ हो जाए, हो सकता है वो महीने बाद ठीक हो जाए, तो 4 दिन 5 दिन 10 दिन बाद जब वो ठीक होगा तो ये किसको बता रहा है, टाइम को बता रहा है, 10 दिन 4 घंटे, ठीक है। ये किसको शो कर रहा है, ये टाइम को शो कर रहा है। तो इसे देखिए यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो या सिंपल बोलो, तो ये आ गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, और यहाँ पर आ जाएगा अपना सेल, यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया अपना फ्यूचर। फ्यूचर भी कौन सा, फ्यूचर सिंपल। देखिए ये सेल आ गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और फ्यूचर में यही होता है हेल्पिंग वर्ब सेल, और वर्ब कौन सी आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आ गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे भी देखिए ये विल आ गया, ये हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, पर फ्यूचर सिंपल ये होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये हो गया अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए नेक्स्ट यूज अपन इसका देख लेते हैं, जो पांचवा जो यूज है ही शैल। देखिए ही दोनों सेंटेंस एक जैसे लिखे हुए, देखिए ही शैल ज्वाइन द जॉब नेक्स्ट वीक, यहां पे मैंने लिखा है विलिंगनेस, और विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा शक्ति या इच्छा। क्या मतलब होता है इसका, इच्छा, और इसका मतलब होता है शासकीय, चाहे सरकारी भी इसे अपन बोल सकते हैं,
आधिकारिक भी बोल सकते हैं। शासकीय ऑर्डर मतलब आदेश, आदेश क्या हो जाएगा, शासकीय आदेश। देखिए अब दोनों सेंटेंस एक जैसे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ विलिंगनेस, यहाँ पे लिखा हुआ ऑफिशियल ऑर्डर, दोनों में वर्ब अलग अलग भरी हुई है। यहाँ पे लिखा है देखिए सेल ज्वाइन, मतलब ये हो गया अपना फ्यूचर, फ्यूचर में भी कौन सा, फ्यूचर सिंपल। यहाँ पे देखिए इज गोइंग, ये हो गया अपना प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी कौन सा, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब कैसे आएगा सेंटेंस, अगर आपको ये दे रखा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको वहां पे फ्यूचर सिंपल का यूज करना है या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करना है, क्योंकि आपको ये तो दे रखा नहीं होगा, आपको तो यहाँ तक ही मिलेगा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको फ्यूचर सिंपल भरना है या फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस भरना है। तो बिल्कुल ईजी है, आपको ऑप्शन में ये दोनों देखने को नहीं मिलेंगे, ऑप्शन में दोनों देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए ही शैल ज्वाइन द जॉब नेक्स्ट वीक, उसकी इच्छा है कि वो नेक्स्ट वीक जो है जॉब ज्वाइन करेगा, तो ये किसको शो कर रहा है, विलिंगनेस, उसकी इच्छा है कि वो अगले हफ्ते जो है जॉब ज्वाइन करेगा, तो सीधा भर दो शैल ज्वाइन। अगर बाय द वे ये नहीं दे रखा है तो वहां पे मिलेगा आपको इज एम आर के साथ में आईएनजी, तो देखिए ही इज ज्वाइनिंग द जॉब नेक्स्ट वीक, वह अगले हफ्ते जो है जॉब ज्वाइन करेगा, यहाँ पर भी वही अर्थ निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो है वो इसकी इच्छा बता रहा है, उसकी इच्छा है कि वो जॉब ज्वाइन करेगा, हो सकता है वो नहीं भी करे, लेकिन यहाँ पे ऑफिशियल ऑर्डर है, सरकारी आदेश है। मान लो आपका रीट में चयन हो गया, तो आपको बोला गया कि आपको 15 तारीख तक जो है स्कूल में ज्वाइनिंग करनी है, तो 15 तारीख तक ही करनी पड़ेगी, अपनी इच्छा थोड़ी है मैं तो 20 को जाऊंगा, तो वो वहां पर नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पर जॉब का सवाल है। ये अपने खुद के ऊपर निर्भर करता है और ये अपने ऊपर निर्भर नहीं करता, ये सरकारी एक आदेश दिया गया है जिसको अपन को मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो आपको जो है खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार का अगर सेंटेंस दे रखा है तो देखिए यहाँ पर भी नेक्स्ट वीक है, यहाँ पर भी नेक्स्ट वीक है, इंपॉर्टेंट है ये, मैंने आपको बताया कि नेक्स्ट के साथ में अगर टाइम दे रखा है तो फ्यूचर सिंपल यूज करना है, तो आप ये वाला सेंटेंस वहां पे देख लिया तो आपको ध्यान में आएगा क्या कि शैल ज्वाइन बनना है, लेकिन कभी कभी इनमें जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस का भी यूज होता है, अगर वो ऑफिशियल ऑर्डर को जो है वो शो कर रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा इज, क्योंकि ही सिंगुलर है तो इज आ गया और ज्वाइनिंग आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में आपको ये दोनों देखने को नहीं मिलेंगे। अगर बाय द वे मान लो दोनों ऑप्शन में हो जाए तो अपने को क्या करना है कि ये वहां पे दे रखा होगा, यहाँ तो विलिंगनेस दे रखा होगा या फिर ऑफिशियल ऑर्डर वहां पे लिखा हुआ होगा ब्रैकेट में, विलिंगनेस या फिर ऑफिशियल ऑर्डर। अगर वहां पर विलिंगनेस लिखा हुआ है तो अपने को फ्यूचर सिंपल बनना है, अगर वहां पर ऑफिशियल ऑर्डर लिख रखा है तो अपने को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वहां पे फिल करना है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में आपको दोनों में से एक ही जो है वहां पर मिलेगा, ठीक है, ये आपको या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, दोनों में डिफरेंट यही है, एक में तो इच्छा होती है अपनी खुद की, एक जो है सरकारी आदेश को शो करता है, और ये इनमें भी कंफ्यूजन हो रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया इंपोर्टेंट, जहां पर कंफ्यूजन हो रहा है समझ लो वो प्रश्न क्या है, इंपोर्टेंट है। देखिए फर्स्ट वाक्य विलिंगनेस को शो कर रहा है, अतः यह कलर्ड फ्यूचर रंजित भविष्य वाले वाक्यों में आएगा, और देखिए यहाँ पर आपको वैसे भी अंदाजा लग जाएगा, देखिए यहाँ पे ही लिखा हुआ, ही के साथ में सेल लिख दिया इसने, जबकि अपन ने क्या पढ़ा था कि फर्स्ट पर्सन के साथ में क्या आता है सेल, और ये ही तो थर्ड पर्सन है, इसके साथ में सेल लगा दिया, मतलब विलिंगनेस को शो कर रहा है, और विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, ये सब किस में आता है, ये सब आता है कलर्ड फ्यूचर में, यानी कि रंजित भविष्य में। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पर्सन के साथ में भी सेल का यूज किया गया है, न कि विल का, तो ये किसको शो कर रहा है, विलिंगनेस को शो कर रहा है, वैसे भी आपको पता लग जाएगा। ये देखिए रंजित भविष्य वाले वाक्यों में आएगा, अतः इसमें फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस जो है उसका यूज किया जाएगा। इस प्रकार के वाक्य में आपको दोनों ऑप्शन नहीं मिलेंगे, आप निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर पहले वाला ऑप्शन भी आ जाए तो वहां पे लिखा हुआ क्या होगा, एक तो लिखा हुआ होगा सेल ज्वाइन और एक होगा वहां पर विल ज्वाइन, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, यहाँ पर ही लिखा हुआ है, अपन भर देंगे सीधा विल ज्वाइन और सेंटेंस होगी अपना रॉन्ग, क्योंकि ये किसको बता रहा, देखिए ही शैल ज्वाइन द जॉब नेक्स्ट वीक, उसकी इच्छा है कि वह नेक्स्ट वीक जो है जॉब ज्वाइन करेगा, तो विलिंगनेस को शो कर रहा है, तो मतलब वहां पे जो यूज आएगा वो शैल ज्वाइन आएगा, भले यहाँ पर थर्ड पर्सन ही लिखा हुआ है, यहाँ पर विल नहीं आएगा, इसीलिए ये महत्वपूर्ण रहेगा। सेकंड वाक्य में ऑफिशियल ऑर्डर को शो कर रहा है, अतः यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाएगा, ठीक है। ऑफिशियल ऑर्डर अगर दे रहा है, पर्टिकुलर ब्रैकेट में लिखा मिलेगा आपको ऑफिशियल ऑर्डर, तो यूज करना है कंटिन्यूअस, अदरवाइज आपको 99% यही मिलेगा।
99% आपको यही मिलेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, विलिंगनेस है, डिटर्मिनेशन है, थ्रेट जो धमकी है, ये सब अगर आपको मिल जाए तो वहां पे उल्टा यूज करना है, यानी कि सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ में सेल और फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ विल, ये एक अलग है, इसलिए याद रखना है। तो इसको याद ऐसे भी रख सकते हैं, WTP और D। W से हो जाएगा विलिंगनेस, क्या हो जाएगा, विलिंगनेस। T से हो जाएगा थ्रेट, ठीक है, ये थ्रेट को शो करेगा, किसको शो करेगा, थ्रेट को। और ये P से क्या हो जाएगा, इस P से हो जाएगा अपना प्रॉमिस हो जाएगा, ये थ्रेट हो जाएगा, थ्रेट यानी धमकी, थ्रेट यानी धमकी, ये हो जाएगा अपना प्रॉमिस, प्रॉमिस यानी वादा, ये हो जाएगा अपना डिटर्मिनेशन, डी से क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेशन। तो ये याद रखना है, WTP डे। देखिए वर्तमान में सभी पर्सन के साथ विल का यूज किया जाता है। फ्यूचर सिंपल में मैंने जब वीडियो शुरू किया था तब भी बताया था कि फ्यूचर सिंपल की अब क्या है, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, सबके साथ में अपन विल का यूज कर सकते हैं। सेल का यूज जो है वो अब बिल्कुल न के बराबर हो रहा है, लेकिन अपने जो पुरानी किताबें चल रही हैं तो चल रही है। वर्तमान में सभी पर्सन से मतलब यहाँ पर हिंदी में बोलते हैं पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तर पुरुष। जो संस्कृत में होता है वो इंग्लिश में होगा, जो हिंदी में होता है वो भी इंग्लिश में होगा। तो ग्रामर सबकी एक ही होती है, व्याकरण। तो प्रथम पुरुष कौन, आई और वी, मध्यम पुरुष तुम, यू, थर्ड, और बाकी कौन सा हुआ, तीसरा जो पुरुष होगा उसमें बाकी सारे ही, सी, इट, दे, नेम। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।